Hello guys, a very warm good morning to all of you. Myself Sandeep Kumar Sinha, your teacher and guide. Welcome to my channel. आज हम दो टर्म डिस्कस करेंगे, एक है वैल्यू ऑफ आउटपुट और एक है वैल्यू एडेड। दोनों टर्म्स जो है ना, हमारा एक मेथड है कैलकुलेशंस का नेशनल इनकम का, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड मेथड। उस मेथड का ये दोनों कंपोनेंट्स है, तो वन बाय वन दोनों के मीनिंग पर हम आएंगे, उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं ये सीखेंगे, और उन दोनों के बीच डिस्टिंक्शन डिफरेंस क्या है ये भी हम आज सीखेंगे। तो चलो सबसे पहले आते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट है क्या, इसका मीनिंग क्या है। तो वैल्यू का मतलब दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। आउटपुट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज। कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट कितना सामान बनाता है पूरे एक साल में, उसे कहते हैं आउटपुट, या इसे हम ग्रॉस आउटपुट भी कहते हैं क्योंकि ये डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूडेड है। तो कैसे डिफाइन करेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट को, तो मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो मतलब एक साल में जो भी बनाता है उसका बाजार में कितना वैल्यू है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना क्वांटिटी आउटपुट का वो प्रोडक्शन किया उस प्रोडक्शन यूनिट ने, और बाजार में एक यूनिट का कितना है कीमत, मतलब मार्केट में प्राइस उसका कितना है एक यूनिट का। दोनों का जो हम प्रोडक्ट लेंगे, मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट और मार्केट प्राइस, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमें देगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सपोज कहते हैं कोई भी एक प्रोडक्शन यूनिट है, इसका टोटल आउटपुट जो हमारा है वो गुड्स का 1000 यूनिट्स है, मतलब 1000 यूनिट्स का वो प्रोडक्शन करता है। तो और एक यूनिट जो बाजार में बिकता है किस कीमत पर, तो 15 रुपया पर यूनिट। तो मार्केट प्राइस उस सामान का बाजार में कितना है, एक यूनिट का 15 रुपया। तो कैसे निकालेंगे कि 1000 यूनिट्स जो हमारा ये आउटपुट का हुआ और 15 रुपया जो हमारा यहां पर है दैट इज मार्केट प्राइस है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो हुआ दैट इज 15,000 रुपीज जो हुआ हमारा ना, वो हो गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब आउटपुट जो हमारा टोटल है 1000, सपोज कहते हैं उसमें से हमारा बिक गया कितना 700 यूनिट, 700 यूनिट्स का सेल हो गया। जो नहीं बिका जिसको हम कहते हैं अनसोल्ड आउटपुट, ये नहीं बिका 250 यूनिट्स का, और प्रोड्यूसर ने खुद अपने लिए यूज कर लिया 10 यूनिट, और 40 यूनिट जो बाकी बचा वो दान में दे दिया चैरिटी में। मतलब ये हमारा कंपोनेंट्स टोटल आउटपुट का 3 हुआ। एक क्या हो गया हमारा सेल्स कहते हैं, सेल्स का मतलब जो बिक गया बाजार में। तो कैसे निकालेंगे कि टोटल क्वांटिटी जो हमारा है वो आउटपुट जो बिका 700 यूनिट और किस प्राइस पर बिका, तो 15 रुपया पर यूनिट। तो टोटल कितना हो गया हमारा 10,500। दूसरा जो कंपोनेंट है हमारा आउटपुट का वो हमारा क्या है, अनसोल्ड स्टॉक या अनसोल्ड आउटपुट कहते हैं, जो नहीं बिका। इसे हम चेंज इन स्टॉक्स भी कहते हैं। क्वेश्चंस में प्राय लिखा हुआ मिलेगा चेंज इन स्टॉक्स, या कभी कभी लिखा हुआ मिलेगा इन्वेंट्री स्टॉक। ये सेकंड कंपोनेंट है आउटपुट का। कितना नहीं बिका था, तो 250 यूनिट। कितना एक का प्राइस है मार्केट में 15 रुपया पर यूनिट, तो कितना हो गया टोटल फिगर 3750 रुपया का जो टोटल आउटपुट था गुड्स का वो नहीं बिका, जिसको अनसोल्ड आउटपुट कहते हैं, चेंज इन स्टॉक्स कहते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो हमारा यहां पर है ना, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड चैरिटी। जो भी सामान बना प्रोड्यूसर ने उसको यूज कर लिया था, कितना हमने देखा था ना 10 यूनिट, मार्केट में कीमत है 15 रुपया, तो कितना इसका हो गया हमारा टोटल 150 रुपीज जो था हमारा वो आउटपुट का, वो गुड्स प्रोड्यूसर ने खुद यूज कर लिया। और 40 यूनिट उसने दिया था चैरिटी में, इसका मार्केट प्राइस कितना था 15 रुपया, तो कितना इसने जो दिया दान में 600 रुपया। तो टोटल जो भी हमारा है 600 चैरिटी में, 150 प्रोड्यूसर ने खुद यूज कर लिया, 750 हो गया हमारा रुपया कितना का, दैट इज प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर चैरिटी। मतलब अगर टोटल वैल्यू निकालेंगे हम आउटपुट का तो कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा 10,500
ये क्या है, सेल्स 3750 जो है हमारा है अनसोल्ड स्टॉक, 150 जो है प्रोड्यूसर ने खुद यूज कर लिया फॉर सेल्फ कंजम्पशन और 600 रुपया उसने दे दिया दान में। सबको अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो गया 15,000 रुपया। ये हो गया टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो कोई भी फर्म जो भी गुड्स का प्रोडक्शन करता है टोटल, जिसे हम आउटपुट कहते हैं, उसका 3 कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट जो बिक गया उसे सोल्ड आउटपुट कहते हैं, इसका वैल्यू सेल्स होगा। दूसरा कंपोनेंट जो है जो नहीं बिका, अनसोल्ड आउटपुट, जिसे हम चेंज स्टॉक्स कहते हैं। और तीसरा हमारा जो है जो प्रोड्यूसर्स खुद कंज्यूम करता है या चैरिटी में दे देता है। ये 3 कंपोनेंट्स आउटपुट का है। तो अगर हम आउटपुट का वैल्यू निकालेंगे ना, तो इन तीनों का मनी टर्म्स में जो वैल्यू होगा वो ऐड कर देंगे। सोल्ड आउटपुट का मनी टर्म्स में वैल्यू सेल्स, पहला कंपोनेंट। अनसोल्ड आउटपुट का मनी टर्म्स में जो वैल्यू होगा दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्टॉक्स, सेकेंड कंपोनेंट हमारा या इन्वेंट्री स्टॉक का जो अमाउंट होगा। और थर्ड कंपोनेंट जो हमारा है वैल्यू फॉर सेल्फ कंजम्पशन एंड फॉर चैरिटी। इन तीनों का सम टोटल जो होगा वो कहलाएगा हमारा टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब सवाल ये उठता है कि जितना भी उसके गुड्स का वैल्यू हुआ बाजार में, क्या किसी फर्म ने पूरा बनाया? नहीं, जो उसने बनाया वो फाइनल गुड्स है, वैल्यू उसका बाजार में है। मतलब कुछ सामान उसने परचेज किया एज रॉ मटेरियल्स, जिसको उसने यूज किया प्रोडक्शन प्रोसेस में उस फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है दैट इज नॉट द एक्चुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस फर्म। तो टोटल जो वैल्यू हुआ आउटपुट का, उसमें ये इंटरमीडिएट गुड्स का वैल्यू भी जोड़ा हुआ है जो उसने परचेज किया। तो अगर हम इस इंटरमीडिएट गुड्स के वैल्यू को जो हम कहते हैं क्या इकोनॉमिक टर्म्स में इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। मतलब इस टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट में अगर ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन का वैल्यू हम घटा देंगे तब हम कह सकते हैं कि ये इस फर्म का एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। इसी को हम कहते हैं वैल्यू एडेड बाय अ फर्म। मतलब वैल्यू एडेड बाय ए फर्म क्या हुआ, जो भी वो इंटरमीडिएट गुड्स में कितना ऐड करता है वैल्यू कोई भी फाइनल गुड्स को बनाते वक्त, उसे हम कहते हैं वैल्यू एडेड बाय अ फर्म। इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि जो भी आउटपुट का वैल्यू है उसमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन या इंटरमीडिएट कॉस्ट के वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें निकलता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। सिंपली कहते हैं इसको वैल्यू एडेड बाय अ फर्म। सपोज कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक सपोज कहते हैं बेकरी फर्म है हमारा, ठीक है। उसने मैदा खरीदा, तेल, चीनी, नमक और अदर इंग्रेडिएंट्स खरीदा। टोटल उसका कॉस्ट आया परचेजिंग का सपोज 500 रुपया। मतलब 500 रुपया जो ये वैल्यू इसका हम कह सकते हैं इसका परचेजिंग कॉस्ट है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स का। मतलब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का अमाउंट है। और जब वो मार्केट में उस बिस्किट को वो जब बेचता है देन इट्स वैल्यू इज वर्थ, सपोज कहते हैं, मान लिया हाइपोथेटिकल फिगर है, सपोज इट इज वर्थ 750 रुपीज। मैंने 750 रुपया बिस्किट बेच के आया और 500 रुपया जितना भी इंग्रेडिएंट्स खरीदने पर खर्च हुआ वो उसका 500 रुपया है। तो हम क्या कहेंगे कि इस बिस्किट फॉर्म ने या बेकरी फॉर्म में 750 रुपया ऐड नहीं किया, कंट्रीब्यूशन 750 का नहीं है। ये 750 में ये 500 रुपया जो उसकी इंटरमीडिएट कॉस्ट का जो वैल्यू अमाउंट है घटा देंगे ना, तो टोटल अमाउंट आएगा 250 रुपया। यही इसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है टू द नेशनल इनकम। जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करेंगे तो इस फॉर्म में कितना कंट्रीब्यूट किया, तो कहेंगे सिर्फ 250 रुपया, 250 रुपीज, नॉट दैट इज 750 रुपीज। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी कंट्रीब्यूशन है नेशनल इनकम में, उस वक्त हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कैलकुलेट नहीं करते। कि जब भी हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम का फिगर, तो कितना उस फर्म ने
ऐड किया वैल्यू उसे हम जोड़ते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? वैल्यू ऑफ आउटपुट और वैल्यू एडेड, दैट इज ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसी को हम कहते हैं इंटरमीडिएट कॉस्ट। माने इंटरमीडिएट कंजम्पशंस क्या हो गया? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस जीवीए एट एमपी। इससे दो फार्मूला आएगा हमारा कि अगर वैल्यू एडेड निकालना हमें है तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में इंटरमीडिएट कॉस्ट का अमाउंट घटा देंगे। ठीक है, इसका मतलब वैल्यू एडेड, पॉइंट क्या नोट करने का है कि वैल्यू एडेड ये इंटरमीडिएट कॉस्ट का वैल्यू इंक्लूड नहीं करता। और अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालेंगे अगर हम, तो वैल्यू एडेड में इंटरमीडिएट कॉस्ट जोड़ देंगे, मतलब इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट जोड़ा हुआ है। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट इंक्लूड्स इंटरमीडिएट कॉस्ट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, और वैल्यू एडेड ये माइनस है, मतलब इसमें इंटरमीडिएट कॉस्ट का अमाउंट जो है वो घटाया हुआ है। ये है बेसिक पॉइंट जो हमारा है ना डिस्टिंक्शंस का। जब भी नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करेंगे तो हमेशा हम लेते हैं वैल्यू एडेड बाय दैट फर्म, नॉट दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब इन दोनों का टर्म समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, जिसे हम कैलकुलेट किससे करते हैं? जीवीए एट एमपी, मतलब वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस से जब भी हम कैलकुलेशंस करते हैं नेशनल इनकम का। तो अब ये सवाल है कि ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एनवीए एट एमपी, नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। कैसे? जो वैल्यू एडेड हमने निकाला उसमें डेप्रिसिएशन घटा देते हैं। अब जो ये आया हमारा दैट इज एनवीए एट एमपी से हमने कैलकुलेट किया एनवीए एट एफसी। कैसे? तो एनवीए एट एमपी में एनआईटी सब्ट्रैक्ट कर दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा दिया, तो निकल गया नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। इसी को हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, और यही हमारा कहलाता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम्स। अब एनवीएफसी निकालने के बाद अब उसमें हम एनएफआईए जोड़ देंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो फिर निकलेगा एनएनपी एट एफसी। तो अब तक हम लोग देखा क्या कि वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, वैल्यू एडेड क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, उसके बीच का डिफरेंस क्या है, और कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जब भी हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशंस करते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।